नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रोतिया आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। कुछ स्टूडेंट ने मैसेज लिखकर ये जानना चाहा है कि आईपीसी की धारा 147 कितना खतरनाक है। यानी कि जो भीड़ में हिंसा होती है, जो हिंसा करने वाले व्यक्ति जिम्मेदार हैं या वहाँ भीड़ में शामिल सभी लोग जिम्मेदार हैं। यानी कि जो हिंसा कर रहा है उन्हीं को दंड मिलेगा या जो भीड़ में सब लोग शामिल हैं, जो देख भी रहे हैं, क्या वो भी हिंसा के अंतर्गत आएगा? क्या उनको भी सजा मिलेगा? तो ये प्रश्न है स्टूडेंट का। तो मैंने सोचा कि हर व्यक्ति के लिए ये जरूरी है, हर व्यक्ति के लिए, कि धारा 147 को ठीक से समझे। ठीक है, देखिए, धारा 147 बोलने से नहीं होता। धारा 147 जो है आईपीसी में भी है और सीआरपीसी में भी है। और जो आईपीसी की धारा है और सीआरपीसी की जो धारा 147 है, दोनों ही खतरनाक है। ठीक है, सबसे पहली बात, यहाँ पर धारा 147 जब हम आईपीसी की बात करते हैं, उपद्रव मचाना, जानते होंगे, दंगा करना। 148 जो है बलवा। ठीक है, ये नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं। हाँ, दूसरा चीज है, सीआरपीसी की जो धारा 147 है वो जल विवाद को लेकर, जमीन विवाद को लेकर है। उसी में सीआरपीसी की धारा 145 भी आता है। ठीक है, संपत्ति के कब्जा से संबंधित विवाद, झगड़ा जो होता है 145 के अंतर्गत है सीआरपीसी में। और सीआरपीसी में 147 जो है जल और जमीन का विवाद है। यानी कि उसमें 147 में यही कहता है कि इसमें सीआरपीसी की धारा 147 में जल और जमीन का मतलब अस्थाई कब्जा से है, जबकि 145 जो है सामान्य और स्थायी कब्जा से है। तो ये तो अलग विषय हुआ। हम यहाँ पर आईपीसी की धारा 147 को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आईपीसी की धारा 34 और 149 के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, ये दो चीज़ें होता है। एक तो इंटेंशन से संबंधित है, आशय से संबंधित है। सामान्य आशय होना चाहिए और एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। आशय अलग चीज़ होता है, उद्देश्य अलग चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 34 के अंतर्गत जो है कॉमन इंटेंशन है और यहाँ पर 149 के अंतर्गत जो है कॉमन ऑब्जेक्ट है। यानी कि एक बार सोच लेना मात्र, और यानी कि जो भीड़ है उस भीड़ में कॉमन इंटेंशन, मतलब सब लोग ये सोच कर आए, मन मस्तिष्क बना कर आए कि ये घटना को अपने को जो है अंजाम देना है। कॉमन ऑब्जेक्ट यानी कि वो करने भी लग जाते हैं। एक तो सोच है और एक कार्य है। सोच और कार्य, ये दो चीज़ों की ये धारा 34 और धारा 149 जो है इस तरह से व्याख्या करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आईपीसी की धारा 34 और 149 के तहत हिंसक में शामिल कोई भी व्यक्ति यह कहकर नहीं बच सकता है कि वह सिर्फ भीड़ में शामिल था, लेकिन हमने तो हिंसा नहीं किया। अरे हिंसा किया नहीं किया ये हमने अभी आपको बताया। कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन भी बहुत बड़ा है। पहले तो ये कि कॉमन इंटेंशन, सर हमारा कॉमन इंटेंशन नहीं था और न ही हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट था, केवल हम वहां पर सम्मिलित थे। ये भाई कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, यानी कि सामान्य जो हमारा आशय है और सामान्य जो उद्देश्य है, वो दोनों चीजें जो है वो तो न्यायालय तय करेगी ना, पुलिस थोड़ी तय करेगी। पुलिस तो ये कहकर जो है सभी को गिरफ्तार कर लेंगे, ये सब लोग शामिल हैं, ये सब लोग जो है ये कॉमन इंटेंशन में आए हुए हैं। ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ये सोचकर पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है, आप सभी जानते हैं जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो घर परिवार कितना परेशान हो जाता है। वो तो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद में निर्णय आएगा, जब भी आना होगा निर्णय आएगा, या 2 महीना लग सकता है, 4 महीना लग सकता है, 6 महीना लग सकता है, पता नहीं कितना दिन लगेगा। ठीक है, तब तो न्यायालय में आप कह सकोगे नहीं सर मैं तो रास्ते से चल रहा था, मुझे लगा कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है,
और मैं जो है देखने के लिए चला गया और उसी समय पुलिस जो है आई और सबको गिरफ्तार कर ली, मैं भी गिरफ्तार हो गया। मैं तो जानता ही नहीं हूं कि क्यों इकट्ठा हुए, क्यों भीड़ है, यहाँ पर दंगा हो रहा है, उपद्रव मचा रहे हैं। मैं जानता तो सर मैं यहाँ पर इकट्ठा ही नहीं होता। देखिए वो न्यायालय का विषय है, पहले तो अभी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी ना, करेगी नहीं करेगी। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से समझिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा आईपीसी की धारा 147 और 148 बहुत ही खतरनाक धारा है। क्यों खतरनाक धारा है मैं आपको बता रहा हूं। किसी को कानून हाथ में लेने का तो अधिकार नहीं है, आप सभी जानते हो, ठीक है। अगर कोई भीड़ में शामिल होकर हिंसा करता है तो उसके भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत उसकी कार्रवाई होती है। क्योंकि आईपीसी की धारा 147 और 148 में जो उपद्रव है, दंगा है, बलवा करने के लिए, ठीक है, उपद्रव करना, दंगा करना, यानी कि 147, बलवा कर रहा है 148, ठीक है। तो यानी कि 147 के तहत जो है 2 साल तक की सजा है, 148 में जो है 3 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। और यदि ये तो सामान्य से अपराध है, 147 से 148 आपको ये जमानत मिल जाएगा, जमानती अपराध है, ठीक है, संज्ञेय अपराध है। यानी कि संज्ञेय अपराध से मतलब है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, ठीक है। और जमानती अपराध से तात्पर्य है कि किसी भी दंडाधिकारी, जो कोई भी दंडाधिकारी, ठीक है, कोई भी दंडाधिकारी शब्द का प्रयोग किया हुआ है, वो जमानत देगा। जब आप लोग जमानत की अर्जी लगाएंगे, जो भी इस अपराध में शामिल है, तो वो जमानत की अर्जी लगाएंगे तो जो दंडाधिकारी होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, वो आपको जमानत दे देगा। केवल इतना तक शामिल नहीं रहता है, पुलिस के एफआईआर में केवल 147 या 148 नहीं लिखा रहता है, यहां पर 436 भी आ जाता है। क्यों आता है 436? किसी इमारत में आगजनी करने का अपराध, आगजनी करेगा तो 436, और यहां पर 10 साल की सजा हो जाएगा, साथ ही जुर्माना भी हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात जो है, यानी कि 436 जैसे ही लग जाता है, यानी कि आगजनी करते हैं, तब यहां पर जो है आपको जो हम बता रहे हैं कि जो भीड़ में जितने भी शामिल हैं, यदि पुलिस सबको गिरफ्तार कर ली है और ये साबित हो जाता है न्यायालय में कि ये कॉमन इंटेंशन था, ये कॉमन ऑब्जेक्ट था, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य है, ये जो ऑब्जेक्ट है 149 है, यदि शामिल हो जाता है तो सारी जो धाराएं हैं जो मैंने अभी अभी बताया, वो सारी धाराएं लग जाता है। इतना नहीं, अगर हिंसा के दौरान किसी पर जानलेवा हमला होता है, धारा 307 के तहत 10 साल की सजा है, और यह आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर जो है जानलेवा हमला किया गया हो, तब की बात बता रहे हैं, ठीक है। इतना तक नहीं, यदि मान लीजिए उस जानलेवा हमला में किसी की मौत हो जाए तो धारा 302 भी लग सकता है, मृत्यु दंड की सजा है, मृत्यु दंड की सजा, आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड की सजा मिल सकती है। समझ रहे हो, अपराध जो होता है, अपराध बहुत छोटा है। उपद्रव करना या हिंसा करना 147 या 148 जो बलवा करते हैं, क्योंकि आजकल जो है मान लीजिए बड़े बड़े सामाजिक संस्थाएं हैं जो सरकार के विरुद्ध में आवाज उठाते हैं, या आजकल देखे होंगे, ठीक है, आज का जो सीजन चल रहा है, किसी अस्पताल के विरुद्ध में या किसी एक सिस्टम के विरुद्ध में भी लोग जो है आवाज उठाते हैं एक भीड़ के साथ में, और उसमें कितना अपराध जो है अलग अलग विभिन्न प्रकार के हुए हैं उस पर निर्भर करता है। केवल 147 या 148 नहीं लगता है, इसमें ढेर सारे अपराध जुड़ जाते हैं। यानी कि हिंसा में शामिल हर व्यक्ति पर आईपीसी की धारा लग जाएगा, चाहे वो शामिल हो, जिसमें से 147 लग सकता है, 148 लग सकता है, 295 लग सकता है, 395 लग सकता है, 307 लग सकता है, 302 लग सकता है, 436 लग सकता है। उसके साथ साथ जो है 149 और 34 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि इसमें हिंसक जो भी हिंसा हुआ है, उस भीड़ में शामिल सभी लोग समान रूप से सजा के हकदार होंगे। जिन्होंने आगजनी किया, जिन्होंने किसी व्यक्ति के जान ले लिया,
वो केवल हकदार नहीं है, वहां पर जितने लोग पार्टिसिपेंट थे, जितने लोग पार्टिसिपेंट होंगे उनके ऊपर भी 302 की धारा लगेगी, 436 की धारा लगेगी, 307 की धारा लगेगी, ठीक है, 147, 148। इसलिए तो यहां पर धारा 34 और धारा 149 जो है 149 शामिल है। इसका मतलब है कि बहुत सारे व्यक्ति हैं, केवल 34 लगा हुआ है तो कम से कम 2 होंगे, कम से कम मतलब 2 तो होंगे ही। और यदि एक 149 लगा हुआ है तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं, कम से कम 5 व्यक्ति होंगे उसमें शामिल, ठीक है। इसलिए क्योंकि 34 और 149 लगाने के पीछे कारण यह है कि ये लोग जो है एक साथ ये काम को अंजाम दिए हैं, ये अपराध को अंजाम दिए हैं। ये इंडिकेट करता है, जब भी कोई एफआईआर में जब पुलिस जो है उसमें सेक्शन का विवरण लिखता है तो उससे हमको समझ में आ जाता है कि कौन कौन से अपराध इन्होंने जो है एक प्रकार की जो है जो अभियोजक के द्वारा, अभियोजक पक्ष मतलब पीड़ित पक्षकार के द्वारा जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने जानकारी दिया हुआ है, जिनके लिए पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो इसलिए एफआईआर में एक अंदाज स्वरूप में जैसे जैसे पीड़ित पक्षकार बोलते गए हैं वैसे वैसे जो है एफआईआर में वो सेक्शन को जो है चार्ज कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि इतने सारे अपराध का चार्ज लगा हुआ है, यानी कि एफआईआर में ये लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि सब साबित हो जाएगा। ये तो प्रारंभिक प्रक्रिया है, इसके आधार पर जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करेगी। हाँ, इतना मान के चलिएगा, ये जो शुरुआती धारा है 147 है, 148 है, इस तरह के जो अपराध होते हैं ये जमानती अपराध होते हैं, ठीक है, जमानत मिलता ही है। किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ जो है वो मजिस्ट्रेट के यहाँ जमानत ले सकता है, यहाँ तक नहीं पुलिस जमानत दे सकती है, पुलिस जमानत दे सकती। 147 148 कोई बड़ी अपराध नहीं है, ठीक है, ये क्योंकि ये केवल एक आरोप हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, पुलिस के नजर में एक आरोप है, न कि वो अपराधी है। अपराध किया है ऐसा एक आरोप है। आप ये नहीं कह सकते, पुलिस कभी ये नहीं कह सकती कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारी नज़र में तो आप अपराधी हैं। ऐसे में तो हर व्यक्ति अपराधी हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति से लेकर जो है गांव के मंगलू रिक्शा चलाने वाले मेरे भाई भी नहीं बचेंगे, सब लोग जेल के अंदर में होंगे, सब पुलिस कस्टडी में होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, पुलिस के जो लीगल है जानकारी की कमी है, जिसके कारण से कई बार, क्योंकि वो कांस्टेबल या एएसआई या एसआई जो है इस तरह से उनके मुंह में निकल जाता है, क्योंकि ये लोग रोज इसी काम को करते हैं, ठीक है। वो उनके पास में एक्चुअली, ठीक है, जो एक अनुभव होता है ना, अनुभव के आधार पर मुंह में ये शब्द निकल जाता है कि नहीं तुम अपराधी हो। चलिए भाई, एफआईआर दर्ज कर लिया है, क्योंकि आप केवल जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसके आधार पर, और इन्वेस्टिगेशन में जितना चीज आप पाते हैं कोर्ट के सामने उसको रख दीजिएगा। यानी कि आपको इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है, जांच करने का अधिकार आपको नहीं है, या निर्णय सुनाने का अधिकार पुलिस को नहीं होती, ठीक है। इसमें डरने वाली बात नहीं है। आप जो है इसमें जमानत मिलेगा ही, जमानती अपराध है। 147 148 जो जमानती अपराध है, इसमें डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें तो अग्रिम जमानत लिया जा सकता है, जैसे एफआईआर होने की अंदाजा हो, ठीक है, तो आप अग्रिम जमानत भी ले सकते हो। अग्रिम जमानत के बारे में आप लोग जानते हो, ठीक है। हाई कोर्ट में जो है, जानते हो कि नहीं जानते हो, 436 437 438 है, बेल फॉर अवेलेबल ऑफेंस, बेल फॉर नॉन अवेलेबल ऑफेंस, ठीक है। फिर अग्रिम जमानत आता है। तो ये चीज़ें थी आप लोगों के लिए, और पता नहीं क्यों मुझसे ये क्वेश्चन पूछे हैं 147, आप ही लोग बताएंगे 147 के बारे में क्या हुआ है। मुझे तो नहीं पता, मुझे जानकारी नहीं है। मैं केवल, उन्होंने कहा सर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैंने वीडियो बना दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।